भाटी जी आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। मैं ये कह रहा था कि यही हमारे कान पक गए सुन सुन के पूरे देश के। पूरे 3 महीने रिपब्लिक भारत यही कहता रहा कि विपक्ष के अंदर कोई योग्यता नहीं है, विपक्ष की 100 भी सीट नहीं आएंगी सारे इंडिया गठबंधन की, और मोदी जी 400 पार कर रहे हैं और बीजेपी 370 सीट ला रही है, 380 ला रही है। क्या हुआ? बीजेपी की तो रह गई 240, यानी कि आपके अनुमान से 130 सीट कम, जो रिपब्लिक भारत कह रहा था। विपक्ष की तो आ गई 235-34। आप इतना नाराज क्यों हो रहे हैं? इंडिया गठबंधन की तो रिपब्लिक भारत के सवालों की कोई साख बची क्या? इतनी सुस्त चाल? मैं नाराज कहाँ हो रहा हूँ? हाँ। मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ। अब मैं वही तो जवाब दे रहा हूँ, मैं वही जवाब दे। जब आप ये कहते हैं विपक्ष की बहुत सुस्त चाल है और मोदी की बहुत तेज चाल है, तो आपकी बातों की कोई साख इस देश में बची है? अब जब देश देख रहा है लगातार चैनल झूठ बोल रहा है, लगातार चैनल झूठे दावे कर रहा है, चैनल एक पार्टी के पक्ष में खड़ा है, एक आदमी की प्रशंसा में चैनल पूरी ताकत झोंके हुए है, तो आपकी बातों को कोई साख तो बची नहीं है। आप कुछ भी कहे जाओ, सामने है वही दिखाया जा रहा है, उससे अलग क्या दिखा दिया? बताइए ना सर, क्या मैंने क्या बोला? मैंने क्या कहा कि सुबह सुबह जैसे ही पदभार अपना संभालते हैं तो पहली कलम जो चलाते हैं, पहला फैसला जो लेते हैं किसानों के हक में लेते हैं, वो 17वीं किस्त जो है वो जारी कर दी जाती है। तो इससे पता चलता है, एक मैसेज उन्होंने दे दिया कि 100 दिन का एजेंडा क्या है उनका, 125 दिन का एजेंडा जिसके वो जिक्र कर रहे हैं। यही तो मैंने कहा। और मैंने ये कहा कि नेता प्रतिपक्ष जो है वो कब चुना जाएगा, क्योंकि सीडब्ल्यूसी की बैठक सर बीते दिनों हुई थी। आपका काम मोदी की राहुल गांधी ने कहा नहीं सर मेरा काम जो है वो मैं बखूबी कर रही हूँ, मुझे नहीं पसंद। नहीं, सीधे से सवाल पूछा है सर, उस पर इतना क्यों आप लोग अपना काम कर रहे हैं? इतनी कुंठा क्यों है आप लोगों को? समझ नहीं अपना काम कर रहे हैं, हमारे विपक्ष की भी ये जिम्मेदारी है। जी जो पूछा आपको उसका जवाब। अरे आपको समझ में नहीं आया कि मोदी 400 पार नहीं हो रहा है, हमें कैसे समझ में आएगा? आप अपना जो पूछा उसका जवाब। अरे नहीं आया तो इसका जवाब वो देंगे ना, मैं क्यों दूंगी? मैं क्यों दूंगी? पूछिए उनसे। नहीं तो मैं क्या बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हूँ सर? मैं एंकर हूँ, एंकर का काम निभा रही हूँ, मैं एंकर का काम निभा रही हूँ। तो आप हमेशा क्यों ऐसे घोड़े पर सवार रहते हैं कि हमेशा एंकर पर आप लोग कमेंट करने लगते हैं, हमेशा एंकर पर कमेंट करने लगते हैं? समीर जी, देखिए प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बन गई है, कैबिनेट का शपथ ग्रहण संपन्न हो गया, 30 कैबिनेट मंत्री बन गए, 36 राज्य मंत्री बन गए, 5 विभिन्न प्रभाग के मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह अपना कार्यभार संभाल लिया है। किसानों के खाते में पैसे चले का ऑर्डर भी पास कर दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने साइन भी कर दी है। आज कैबिनेट की बैठक भी हो रही है और अब शाम तक विभाग भी सबको बढ़ जाएंगे और कल से सारे मंत्री अपने काम पर लग जाएंगे। प्रधानमंत्री को जो काम करना है वो पिछले 10 साल से लगातार बिना रुके बिना थके 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। अब जब विपक्ष को ये लगता है कि उनको इतनी सीटें मिल गई है, 10 साल बाद विपक्ष का नेता बनने की स्थिति आई है, तो कम से कम विपक्ष उत्साह में ये तो बता दे कि उनका नेता कौन बनने वाला है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, उसमें यह तय नहीं होता कि राहुल गांधी वायनाड के सांसद रहेंगे कि रायबरेली के सांसद रहेंगे। 48 घंटे से ज्यादा हो गए राहुल गांधी ये तय नहीं कर पा रहे। पहले ये तय नहीं कर पा रहे थे कि अमेठी से लड़ना है कि वायनाड से लड़ना है कि रायबरेली से लड़ना है। अब ये तय नहीं कर पा रहे कि किसको पकड़े और किसको छोड़े। बड़ी मुश्किल से सीटें, संकट विकट है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव का भी मैं एक जिक्र कर दूं कि अखिलेश यादव को तो इस बार ऐसी लॉटरी लग गई उत्तर प्रदेश में कि उन्हें उम्मीद नहीं थी, सीटें मिल गई। तो भाटी साहब ये भी बता दे जो इतने नाराज हो रहे थे कि क्या उत्तर प्रदेश के अंदर नेता विपक्ष का अपने चाचा को बनाएंगे, वो जिनके राजनीति के खिलाफ वो करते रहे, शिवपाल यादव को बनाएंगे? क्या अखिलेश ने घोषणा की है इस बात की? ये तो कह दिया कि मैं दिल्ली जा रहा हूं विधानसभा। क्विक रिएक्शन दे दीजिए, फिर राजीव जेटली जी, फिर राजीव जेटली जी, शिवपाल यादव को बना दूंगा। क्विक रिएक्शन दे दीजिए भाटी जी, फिर राजीव जेटली जी का रुख करना सर, एक एक कर भाटी जी एक रिएक्शन देते, फिर राजीव जेटली जी। बहुत राजीव जेटली जी और संजय राणा, राजीव जेटली जी और संजय राणा जी। हाँ भाटी जी। भाई साहब को मैं ये बता दूं कि लोकसभा में जो सीटें आती हैं लॉटरी से नहीं आती हैं, पसीना बहाना पड़ता है, नीतियां निर्धारित करनी पड़ती हैं, समीकरण बैठाने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, ये पहली बार समझ में आया आपको? के नेतृत्व पहली बार इतनी इन्हें चिढ़ है, इतनी परेशानी है, एक तारीफ में 2 शब्द भी नहीं बोल सकते। नहीं तो अभी तक तो ये कह रहे थे कि परिवारवाद में टिकट बांट दो, सीटें लाने के। भाटी जी सभी ने कहा, क्या बात कर दी आपने भाटी जी? सभी ने कहा कि कमाल किया है आपने जो फॉर्मूला बनाया वो सेट हो गया। बिल्कुल आपकी तारीफ की। आपकी जिसके ऊपर आपकी राजनीति टिकी हुई है उस अयोध्या में धूल चटा दी भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक नीतियों को। तारीफ में तो शब्द भी नहीं कह सकते। इतनी चिढ़, इतनी परेशानी, इतना अहंकार। ठीक है राजीव जेटली जी, हम किसको नेता बनाएंगे, नेता विपक्ष बनाएंगे या आप हेडमास्टर हैं? आपको पता है हमारी मीटिंग में तय हो जाएगा।
इसकी आपको क्या परेशानी होगा, यही तो बात हो रही है। लेकिन राजीव जेटली जी, वो लोग ये कह रहे हैं कि पीएम से अब आमने सामने के मूड में है वो, करेंगे बैठ के, और दरअसल पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में वो हैं और पहले से कमजोर स्थिति में आप लोग हैं। आ रही हूँ भाटी जी आ रही हूँ, आप ही के सवाल को लेकर गई हूँ राजीव जेटली जी के पास। तो पहले से ज्यादा मजबूत स्थिति में वो हैं और पहले से ज्यादा कमजोर स्थिति में आप, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल। देखिए, 37 सीटें सपा की, 99 सीटें कांग्रेस की, और इसी तरीके से इनके जितने भी अलायंस पार्टनर है, कोई 3 डिजिट में नहीं पहुंच पाया है। लेकिन उसके बावजूद आवाज़ का लेवल देखिए, इल्ज़ाम लगाने का लेवल देखिए कितना बढ़ता चला गया। अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो सारी अगर गठबंधन को मिला लें उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी तक नहीं पहुंचते हैं, हमारी सीटों के बराबर नहीं पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं जैसे ये प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं। अगर मैं इनको ये अधिकार दे भी दूं तो मैं अभी भी इनसे पूछ लूं, बताइए आपके गठबंधन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे उचित माना जाता है? अभी तक इनके मुंह से एक नाम नहीं निकलेगा। तो बात घूम फिर के यहीं आती है 37 या 99, 37 या 99 या 40। ये जो लोग हैं ये आपस में ये निर्धारित नहीं कर पा रहे कि हमारा लीडर कौन होगा। जो लीडर निर्धारित नहीं कर पा रहा, अगर गलती से कहीं इनको बहुमत मिलता तो वो जो नज़ारा इस देश की जनता को देखने को मिलता वो कितना खतरनाक होता है, इसका अंदाज़ा लगाइए। अब दूसरी बात, हम तो कहते हैं हमें एक मजबूत विपक्ष मिले, पार्लियामेंट के अंदर अच्छे मुद्दे उठाए। हम कहते हैं 5वीं सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था है, हम तीसरे पर लेकर के जाना चाहते हैं। ये हमें बेहतर रास्ता बताए। अगर ये कहेंगे हम नहीं जाने देंगे तो आप सोचिए इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर हम कहते हैं सेनाओं को मजबूत बनाना है, उनको बेहतर हथियार देने हैं, ये कहते हैं हथियार छीन लिए जाए जैसा हमारी सरकारों में होता था और पत्थर खाने दिया जाए, तो ऐसा अगर मंजर ये सोचते हैं तो सोचिए कौन देश को आगे लेके जाना है, कौन पीछे लेके जा रहा है। हम कह रहे हैं किसानों के खातों में हमने लगभग 6-6 हजार रुपए डालने हैं। क्या नहीं चाहते ये लोग डलने चाहिए? क्या गरीबों को घर मिलना चाहिए और जो मिल रहा है आगे भी मिलते रहे? नहीं चाहते। हम कहते हैं मजबूत और रचनात्मक विषय उठाइए ना, हमारी कमियां निकालिए, हमें भी बताइए, लेकिन अपनी लड़ाइयों से तो बाहर निकल जाइए। पहले अपनी महत्वाकांक्षाओं से तो बाहर निकल जाइए। एक बार तो देश को बता दीजिए कि हमने जो चुनाव लड़ा था वो देश के लिए लड़ा था, अपने नहीं लड़ा था। आज जितने भी विषय उठ रहे हैं इनके व्यक्तिगत उठ रहे हैं। हर बार ये केवल भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। अपने नेतृत्व को नहीं डिसाइड नहीं कर पा रहा, वो क्या चाहेगा? अरे हम नहीं, जो सड़कों की स्पीड जिस तरीके हाईवे बन रहे थे वैसे ही बनेंगे, उससे भी तेज बनेंगे। हम अगर रेलवे को बेहतर कर रहे हैं उससे और बेहतर करके दिखाएंगे। मतलब किसानों के लिए और मजबूत व्यवस्थाएं बनाएंगे। आप क्या चाहते हैं? ऐसा ना हो। हाँ, ठीक है संजय राणा जी, और यही बात प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी, डेवलपमेंट। अपने हर संबोधन में यही कहते हुए नजर भी आते हैं। जो तमाम जो मंत्री हैं उनको भी यही मंत्र देते हुए नजर आ रहे हैं कि बिल्कुल अपना जो भी आपका ड्यूटी है उसको किस तरीके से निभाना है। और